गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले सप्ताह में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे और पर्सनल कॉज की वजह से मैं पिछले एक सप्ताह से छुट्टी पर था। तो इससे पहले जो भी टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्होंने आपको रस के बारे में बताया या पढ़ा रहा था, और उसी क्रम में मैंने आपने रस में क्या अब तक पढ़ा या सीखा है ये देखने समझने के लिए मैंने रस पर एक वीडियो और उससे आधारित बेसिक 4-5 क्वेश्चन कल मैंने भेज दिया था। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग जो पिछले सप्ताह में पाठ पढ़ रहे थे उसे लास्टली कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उससे पहले अगर एक क्लास हम लोग को मिलेगा तो उसमें मॉडल क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक पे बात करते हैं हम लोग। इस चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ भी लिया था कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के को याद करके लिखा गया है। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के थे और यहाँ हिंदुस्तान आकर के न सिर्फ हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित हैं बल्कि हिंदी भाषा उन्हें काफ़ी आकर्षित करती है। वो हिंदी में ही शोध करते हैं, हिंदी के विकास के लिए वो आजीवन तत्पर रहते हैं, काम भी करते हैं। और एक सन्यासी मिजाज के होते हुए भी रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करते हैं और इलाहाबाद में अपने अध्यापन के दौर में ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनका अच्छा संबंध था, प्रगाढ़ परिचय था। और जब दिल्ली में उनकी मृत्यु होती है और ये खबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिलती है तो वो पूरे इस खबर से वो दुखी तो होते ही हैं, उदास होके पाठ की शुरुआत ही करते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, एक तरह का कैंसर ही है वो। और इसी क्रम में उन्हें याद करते हुए उनके और अपने जीवन को जोड़ने वाले जो सूत्र हैं, जो कड़ी हैं, एक एक घटनाओं को याद करने लगते हैं और इस तरह से उनका एक स्वरूप उभर के सामने आता है कि किस मिजाज के, कैसे व्यक्तित्व के मालिक थे। और उनके व्यक्तित्व को वन लाइन में कवर करने के लिए ही लेखक इस पाठ का शीर्षक भी रखता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी वो व्यक्ति मानव तो था, उसमें दया की जो भावना थी, करुणा, वो थी तो मानव की ही, लेकिन उसका मिजाज जो था, जो स्वरूप था, उसकी जो चमक थी, जो उसका ऑरा था, वो देवताओं सरीखा था। कई बार हम लोग किसी आदमी को कहते हैं कि आप इंसान के रूप में देवता हो, जैसे किसी बहुत ज़रूरतमंद को आप कभी मदद कर दें, किसी डूबते हुए को बचा दें, तो उस इंसान के लिए आप इंसान होकर भी भगवान की तरह हैं। कुछ वैसा ही व्यक्तित्व फादर बुल्के का था। ये सबको सहयोग करते थे, सबके साथ रहते थे, किसी को सुझाव देते थे और सबके लिए उनके मन में दया और करुणा की भावना थी। चूँकि सन्यासी मिजाज के थे तो उन्हीं के जीवन को संस्मरण के रूप में याद किया है, जो आपके पाठ में शामिल है। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। आज ज़रूरी है कि इस पाठ में जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा कर लें। हालांकि इस पाठ में मुख्यतः 9 प्रश्न हैं, कुछ पाठ आधारित 7 प्रश्न और 2 प्रश्न है रचना और व्यक्ति से। इसके अलावा भाषा अध्ययन आधारित प्रश्न भी हैं, तो इस पे एक चर्चा आज हम लोग कर लें। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती? तो चूँकि फादर जो भी इलाहाबाद में इन साथियों का समूह था उनमें सबसे बड़े थे। जैसे देवदार का वृक्ष सबसे ऊंचा होता है, सबसे बड़ा और लंबा होता है, और उनका जो व्यक्तित्व था उनके इर्द गिर्द जो भी आता था वो काफ़ी सुकून महसूस करता है। जैसे वृक्षों की छाया के नीचे जाकर के, वृक्षों के नीचे खड़े होने पर एक उसकी छाया से जो सुकून महसूस होती है, वैसे ही फादर के व्यक्तित्व के बड़प्पन को दिखाने के लिए ही लेखक ने इसकी तुलना देवदार के वृक्ष की छाया से की है। दरअसल कहीं ना कहीं लेखक बताना चाहता है कि फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था, जो जब वो कहीं भी अगर उपस्थित होते थे
तो उनकी उपस्थिति में वहाँ मौजूद सब लोग को एक सुकून मिलता था, जैसे पेड़ों की छाया के नीचे बैठने पे मिलता है। और उनके व्यक्तित्व के इसी बड़प्पन को दिखाने के लिए लेखक उनके व्यक्तित्व और उनकी उपस्थिति की तुलना देवदार के छाया से करता है। देवदार काफ़ी लंबा वृक्ष होता है, एक पर्वतीय वृक्ष है। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया? तो इसके कई आधार हैं, पाठ आधारित ही हम कहें तो पहली बात तो ये कि जब वो अपनी मातृभूमि छोड़ करके, रैम्सचैपल छोड़ करके, बेल्जियम छोड़ करके हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, यहाँ काफ़ी लंबा समय व्यतीत करते हैं। उनका खान पान, पहनावा, बोली, संस्कृति की पहचान इसी से होती है कि आपका खान पान कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आपकी सोच कैसी है। और ये सब कुछ फादर बुल्के की सोच, उनका पहनावा, उनकी भाषा सब कुछ भारतीय हो गई थी। वो हिंदी में सोचते थे, हिंदी में बोलते थे। उनका पहनावा एकदम से भारतीय परंपरागत सन्यासियों जैसा पहनावा था। और यहाँ के रीति रिवाज में वो शामिल हो गए थे। अगर किसी हिंदू धर्म में कोई संस्कार हो रहा था, बच्चे के नामकरण संस्कार हो या उपनयन संस्कार हो सरस्वती सक्सेना के बच्चे का, तो उसमें वो शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये है, या इवन ये कि जब उनसे कोई पूछता था कि उनका देश, तो कहते थे मेरा देश तो भारत है। जब कोई कहता था कि जन्मभूमि, तब कहते थे कि नहीं, मेरा जन्म रैम्सचैपल में हुआ था। यानी उन्होंने भारत को अपने देश के रूप में स्वीकार कर लिया था। और इससे पता चलता है, या ये बात एक बड़ा तर्क है ये बात, इस बात में कहने के लिए कि वो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हो गए थे, क्योंकि हिंदी आंदोलन में वो शामिल थे। उनका मानना था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बननी चाहिए, और ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें वो पूरी तरह से अपने को भारतीय होने के तर्क पर खरा उतरना देते थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो आप देखिएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान आकर के सबसे पहले वो दार्जिलिंग में 9-10 साल पढ़ते रहे, कोलकाता आकर के बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए और हिंदी में। फिर उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर 1950 में हिंदी में ही शोध किया, यानी पीएचडी की। ये दरअसल उनका हिंदी प्रेम ही था कि उन्होंने यहाँ आकर के, हिंदुस्तान में आकर के हिंदी में अपनी पढ़ाई की। और इसके साथ ही उन्होंने मातरलिंग का एक फेमस, वर्ल्ड फेमस ड्रामा है ब्लू वर्ल्ड, उसका हिंदी में उन्होंने नीलपंछी से अनुवाद किया। नौकरी भी उन्होंने हिंदी और संस्कृत विभाग में एज ए प्रोफेसर नौकरी की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संजय वेस्ट कॉलेज में। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का डिक्शनरी तैयार किया जो काफ़ी प्रसिद्ध है और आज भी काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है। हिंदी में उन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया। इसके अलावा उस समय जब देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी के दौर में ही, तो ऐसे आंदोलनों में वो शामिल होते थे और हर मंच से बड़ा पुरजोर तर्क देते थे कि नहीं, इस हिंदुस्तान की आत्मा हिंदी में बसती है और यहाँ की जो सबसे सार्वभौमिक भाषा है, सर्वमान्य भाषा है या आधुनिक आर्य भाषा है, वो हिंदी है और वही अधिकारी है राष्ट्रभाषा बनने की। तो उनके इन तर्कों के, इन प्रयासों, इन कोशिशों से पता चलता है कि उन्हें हिंदी से काफ़ी प्रेम था, क्योंकि वो पूरी पढ़ाई हिंदुस्तान में आने के बाद वो अपनी पूरी पढ़ाई ही हिंदी में करते हैं। हिंदी विषय के अध्यापन की वो नौकरी करते हैं, हिंदी में किताबें लिखते हैं, डिक्शनरी तैयार करते हैं। जिस धर्म से वो जुड़े हुए थे, क्रिश्चियन से, उसके धर्म ग्रंथ का भी वो हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये प्रूफ होता है, ये प्रमाणित होता है कि उन्हें हिंदी से काफ़ी गहरा लगाव था। फादर बुल्के कभी किसी पर झुंझलाते नहीं थे, चिड़चिड़ाते नहीं थे, क्रोधित नहीं होते थे, लेकिन जो ही कोई व्यक्ति अगर हिंदी का विरोध करता था तो इस बात पर वो चिड़चिड़ा जाते थे। और इससे भी पता चलता है कि हिंदी उन्हें काफ़ी प्रिय थी, काफ़ी लगाव था उनको। चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर
फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो मैंने आरंभ में ही कहा कि इस पाठ को पढ़ने के बाद लगता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी व्यक्ति थे। यानी ऐसा नहीं जो सन्यासी की घर बार छोड़ दे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जंगल में जाकर के तपस्या करे, कभी इधर भटके कभी उधर भटके, नहीं। वो अपने मिजाज से, अपने व्यवहार से, अपने सोच से सन्यासी थे और जो पारंपरिक फ्रेम है सन्यासी होने का उस ढांचे से बाहर थे। क्योंकि सन्यासी कोई नौकरी नहीं करता था, सन्यासी किसी से ज़्यादा हेल मेल नहीं रखता था, लेकिन इन सब के बावजूद ये रखते थे अपने मिजाज से। ये बहुत दयालु थे, सबके लिए इनके मन में प्रेम था, किसी के प्रति घृणा नहीं थी, भेदभाव नहीं था और सबके प्रति एक स्नेह था और सहयोग की भावना थी। काफ़ी उदात्त विचार था, ब्रॉड माइंडेड थे। अपने इस मिजाज और सोच की वजह से इनका जीवन सन्यासियों सरीखा था। ये जब अच्छे वक्त में होते थे तो सबसे मिलते थे, सबका सहयोग करते थे, लेकिन जब ये खुद संकट में होते थे तो अपना संकट किसी पर जाया नहीं, वो किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते थे। तो काफ़ी उदात्त और बड़ा व्यक्तित्व था। मैंने देवताओं सरीखा, इसीलिए पाठ का शीर्षक भी मानवीय करुणा के दिव्य चमक रखा गया है, क्योंकि मानवीयता इनमें जितनी थी वो आज के ज़माने में दुर्लभ है। आजकल इंसान इंसान होकर के इंसानियत भूलता जा रहा है, लेकिन इंसानियत के एक ऊंची केंद्र बिंदु आपको फादर बुल्के के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। यानी मानवीयता, इंसानियत का जो गुण है उसको इन्होंने इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठापित किया कि ये देवताओं सरीखे लगने लगे थे। इनका व्यक्तित्व इंसान से ऊपर उठ गया था और कहीं ना कहीं इंसान और भगवान के बीच नजर आते थे। ये इनका व्यक्तित्व देवदूत सरीखा हो गया था। पाठ को पढ़ने के बाद एक ऐसी ही छवि उभरती है, एक ऐसे व्यक्ति की जो काफ़ी दयालु है, सबके लिए उसके अंदर एक ममता, एक करुणा की भावना छुपी हुई है, जो सबको सहयोग करता है, जो काफ़ी ईमानदार है, जो विदेशी होते हुए भारत को अपने देश के रूप में स्वीकार कर चुका है और यहाँ के एक कण कण से, मिट्टी से लगाव है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको दफनाया भी इसी हिंदुस्तान के मिट्टी से जाता है और उसके जो साथी होते हैं, उसके सहकर्मी होते हैं, वो दुआ करते हैं कि एक फादर बुल्के इस मिट्टी में जा रहा है तो इस मिट्टी से कई कई फादर बुल्के और फादर बुल्के जैसे सोच वाले व्यक्ति का जन्म हो, जो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के बड़प्पन को दर्शाती है। पांचवा प्रश्न, इसका भी उत्तर लगभग मैंने इस चर्चा क्रम में ही दे ही चुका है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है। तो मैंने पहले ही कहा, एक बार फिर से दोहरा दूं कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के मानव तो थे, लेकिन उनकी मानवीयता में, उनके इस इंसान के इंसानियत वाले गुण में इतना बड़प्पन था कि उसका जो प्रभाव दूसरे पर पड़ता था, उसकी जो चमक से दूसरे जो चौंध जाते थे, वो देवताओं सरीखा था। इनका व्यक्तित्व बड़ा था, उनमें इतना बड़प्पन था कि वो इंसान के रूप में भगवान जैसे लगते थे अपने आसपास के लोगों के लिए। यानी हमेशा तत्पर रहते थे दूसरों को हर हाल में मदद करने के लिए, किसी से किसी भी तरह का बैर नहीं, किसी के लिए मन में किसी भी तरह का कलुष नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। तो ये इंसान नहीं, ये सब भगवान के गुण हैं और ऐसे गुणों से भरते जा रहे थे फादर बुल्के। इसीलिए लेखक ने उनके उस पूरे व्यक्तित्व को एक वाक्य में समेटने भर के लिए, या एक अच्छा शीर्षक जो पूरे बात को रेखांकित कर सके, इसीलिए लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा। उनके व्यक्तित्व की जो चमक है, सबकी पर्सनालिटी की एक शाइनिंग होती है जिसे दुनिया जानती है, आपकी एक इमेज बन जाती है समाज में। तो वैसा ही जो इनका इमेज था वो इंसान के रूप में कुछ कुछ भगवान सरीखा बनता जा रहा था। और लेखक ने इसीलिए न सिर्फ इस पाठ का शीर्षक रखा है, बल्कि फादर बुल्के को याद करते हुए एक वाक्य में उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्रश्न जो छठा है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे। तो आपने एक पाठ पहले भी पढ़ा है बाल गोविंद भगत पर,
बाल गोविंद भगत भी कुछ कुछ सन्यासी हैं और कुछ कुछ गृहस्थ, वैसे ही कुछ, लेकिन वो गवई समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। और फादर बुल के शहरी समाज में रहते हुए भी सन्यासियों सरीखा, यानी किसी भी तरह का जो शहर में जो छल कपट होता है या अपने आप से मतलब रखने में लोग तल्लीन होते हैं, वैसे नहीं हैं। सन्यासी कोई नौकरी नहीं करता है, परंपरागत सन्यासी नौकरी नहीं करता है और इधर उधर भटकता फिरता है, उसका कोई घर बार नहीं होता है। लेकिन फादर बुल्के के साथ ऐसा नहीं था, ये बाकायदे नौकरी करते थे, समाज के अलग अलग गतिविधियों में शामिल होते थे, यानी सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता रखते थे और उसे निभाते भी थे। तो इस अर्थों में फादर बुल्के जो परंपरागत सन्यासी की छवि थी उससे अलग इनका एक छवि था। और इसीलिए लेखक ने कहता भी है कि वो अपने संकल्प से सन्यासी थे, यानी अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, यानी सन्यासी होने का जो आडंबर है, बाहरी जो छद्म है, जो चोला है, जो दिखावापन है, उससे ये दूर थे। अपने व्यक्तित्व, अपने सोच की ऊंचाई और व्यवहार से ये सन्यासी थे। 7वां प्रश्न है आ से स्पष्ट करना, यानी इसका एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। ये दोनों पंक्तियाँ इसी पुस्तक से हैं। पाठ शुरू होता है, उसके दूसरे स्टेंजे में ही है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। और इससे पहले है नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना। आप देखिएगा कि जब फादर बुल्के को दफन किया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार करते हुए, जब उनके देह को, उनके शरीर को, डेड बॉडी को कब्र में उतार दिया गया, तो लेखक सोचते हुए कहता है कि फादर बुल्के ने कभी सोचा नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी। लेकिन इस समय जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब उन्हें दफनाया जा रहा है, तो वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे और उन आँखों में, कितने लोगों की आँखों में आंसू थे कि उन आँखों को गिन गिन के एक का नाम लिखना, नम आँखों का को याद करना, को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। इसके दो अर्थ हैं, मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी एक्सप्लेन करते हुए बताया था। पहला ये कि ये ढेर सारे नाम थे जिनकी आंखें नम थी, वहाँ पे उपस्थित थे, तो सिर्फ उनके नाम लिखने से एक तो ये पाठ बेवजह लंबा होगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कौन रो रहे थे, क्योंकि नाम गिनाने से इनके व्यक्तित्व, चूँकि यहाँ फादर बुल्के को संस्मरण करना है, इनके व्यक्तित्व का रेखांकन करना है, न कि उस रोने वाले व्यक्ति के, तो इसीलिए उनका नाम उल्लेख करना लेखक को गैर जरूरी लगता है कि ये वजह पाठ बड़ा होगा। दूसरी बात, लेखक जब ये संस्मरण लिखने बैठा है तो कह रहा है कि अगर मैं याद करके उन आँखों को फिर से याद करने लगूं तो शायद मैं फिर से रो पड़ूं, और रोने से शायद जो आंसू मेरे इस लिखावट पे टपकेंगे तो फिर से मेरे लिखे हुए अक्षर की स्याही फैल जाएगी। आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत गर्मी में पसीने में लथपथ हैं और वैसे ही आप लिख रहे हैं, कुछ आपके चेहरे से कोई पसीने की बूंद आपकी कॉपी पे गिर जाती है तो फैल जाता है। या कई बार आप बैग लेके स्कूल आते हैं, उसमें आपकी कॉपी होती है होमवर्क या क्लास वर्क की कॉपी, और कई बार पानी का बोतल लीक कर गया या आपका टिफ़िन से कुछ लीक कर गया तो आपकी कॉपी भीग जाती है, तो लिखा हुआ अक्षर की स्याही फैल जाती है। तो इसके दो संदर्भ हो सकते हैं। एक, लेखक को लगता है कि अगर मैं फिर से उस दृश्य को याद करूं, जब फादर बुल्के को दफनाया जा रहा था, उस समय जो लोग रो रहे थे, उस मैं दृश्य को याद करूं तो शायद मैं फिर से रो पड़ूं और मेरे रोने की वजह से मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं वो भीग जाए और मेरा अक्षर जो लिखा उसका स्याही फैल जाए। एक संदर्भ ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि ये नाम ढेर सारे थे, 50 नाम हो सकते हैं, उन नाम को लिखना बेवजह पाठ लंबा करना है, बेवजह का स्याही की बर्बादी है, उससे इनके व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। और इस पाठ में महत्वपूर्ण ये है फादर बुल्के के व्यक्तित्व को उभारना। तो ये दो संदर्भ हो सकते हैं। इसी में जो दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका संदर्भ और आशय यह है कि अब चूँकि लेखक जब ये पाठ लिख रहा है, ये संस्मरण लिख रहा है, संस्मरण का अर्थ होता है बीती हुई घटनाओं को याद करके, स्मरण करके पुनः लिखना। तो जब लेखक स्मरण कर रहा है तब फादर बुल्के अब है नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद उनके जीवन से जुड़ी एक एक घटनाएं क्रमशः लेखक को याद आ रही हैं बेतरतीब तरीके से, और उन्हें लिखता है। और इसी क्रम में वो कहता है कि अब फादर को याद करने से मन वैसे ही उदासी से भर जाता है जैसे कोई शांत संगीत सुनने से उदास शांत
संगीत। उदास संगीत का अर्थ होता है सैड सॉन्ग। कई बार हम अलग अलग परिस्थितियों में सैड सॉन्ग सुनते हैं और सैड सॉन्ग सुनना हमें अच्छा लगता है। जब हमारे मन में किसी तरह का बेचैनी हो या कोई इस तरह की स्थितियां हो, सैड सॉन्ग भी कई बार अच्छा लगता है सुनने में, तो उस समय हमारा मन उदासी से भर जाता है। दरअसल उदासी हमारे मन में ऑलरेडी होती है और उस उदासी को ये बाहरी जो सैड सॉन्ग सुनने से एक तरह अजीब किस्म का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो लेखक वैसे ही कहता है कि जैसे सैड सॉन्ग सुनने के बाद मन उदासी से भरता चला जाता है, वैसे ही फादर बुल्के अब चूँकि हैं नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनको याद करना वैसे ही उदासी से भर जाना है जैसे सैड सॉन्ग सुनते हुए मन उदासी से भर जाता है। तो ये इसके दो आशय हो गए और इसे मैंने स्पष्ट कर दिया। रचना और अभिव्यक्ति में भी दो प्रश्न हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 8 है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो चूँकि भारत दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध देश है और ये पूरी दुनिया को अलग अलग कारणों से आकर्षित करता है। व्यापारी यहाँ धन और समृद्धि के हिसाब से आते हैं, ज्ञानी व्यक्ति यहाँ ज्ञान की खोज में आते हैं, सामाजिक व्यक्ति यहाँ के समृद्ध संस्कृति का अध्ययन करने की वजह से आते हैं। चूँकि जब बेल्जियम में फादर बुल्के पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की और अचानक से उनका मन उस पढ़ाई से उछट गया, उसी दौरान उन्होंने वहाँ के अखबार में तुलसीदास और रामायण के बारे में कुछ पढ़ा था और वो चीज़ उनके मन में बैठ गया था, उस संस्कृति को लेके के आकर्षण था। तो जब उन्होंने संन्यास चुना तो चूँकि उनके पास एक ऑप्शन था कि चुनने का कि अब कहाँ जाना चाहते हैं, और वैसे स्थिति में चूँकि उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, उन्हें भारत सांस्कृतिक लिहाज से काफ़ी आकर्षित कर रहा था, क्योंकि भारत की संस्कृति काफ़ी प्राचीन और समृद्ध रही है दुनिया भर में। और शायद यही वजह रहा हो कि फादर बुल्के को भारत आकर्षित किया और उन्होंने भारत आने का मन बनाया हो। कहा जाता है कि आप पूरी दुनिया घूम लो और जितनी तरह की विविधताओं का अनुभव आपको पूरी दुनिया घूम करके हो सकता है, उतनी तरह के विविधताओं का अनुभव आपको सिर्फ हिंदुस्तान घूम करके हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर तरह का जलवायु है, हर तरह का वातावरण है, तरह तरह के खान पान है, यानी यहाँ की जो विविधता है यहाँ की संस्कृति की, शायद वही फादर बुल्के को आकर्षित किया होगा। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है, यानी उनका जो गहरा लगाव है। सबको अपने से जुड़ी चीज़ें प्रिय होती हैं, अपना गांव प्रिय होता है, अपना शहर प्रिय होता है, अपना घर प्रिय होता है। वैसे ही आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, इसे भी आप, जन्मभूमि का अर्थ है आपका कहाँ जन्म हुआ। बहुत लोगों का जन्म हो सकता है कि आप बिहार के निवासी हों, आपका जन्म कहीं और हुआ, आपके पिता दिल्ली में नौकरी करते हो, आपका जन्म दिल्ली में हो सकता है, आपका जन्म ननिहाल में हो सकता है। तो जहाँ आपका जन्म हुआ है वो आपकी जन्मभूमि है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। भाषा अध्ययन के भी कुछ प्रश्न हैं। मेरा देश भारत, इस पे 200 शब्दों का एक निबंध लिखना है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा ही है। कई बार ऐसे प्रश्न आपको एसे राइटिंग वगैरह जो वो टॉपिक होता है, या अनुच्छेद लेखन आजकल हो गया है, तो मेरा देश भारत पे आपको अनुच्छेद लिखने को भी आ सकता है फाइनल एग्ज़ाम में या मिड टर्म में, तो उसके लिहाज से आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका मित्र हडसन, ये काल्पनिक एक पत्र लिखना है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है हडसन एंड्री और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आजकल यहाँ बैठे बैठे हम अपने हिंदुस्तान में, बिहार में और कहीं बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए हम दुनिया के किसी भी देश के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो सकती है। फेसबुक भी एक माध्यम है, फेसबुक पे आप अलग अलग देशों के लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है। और उसे इस बार, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है काल्पनिक रूप से, उसे इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए एक इन्विटेशन पत्र लिखना है कि कोई दोस्त आपका बाहर रहता है, आप इनवाइट करिए कि आओ हिंदुस्तान, हम लोग चलेंगे नैनीताल, मसूरी और उधर कहीं घूमने उमने चलेंगे। और वो कैसे आएगा भाई, वहाँ के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो आकर्षित कर सके उसका डिस्क्राइब करिएगा।
उसकी व्याख्या करिएगा, चर्चा करिएगा तो पत्राकर्षित हो सकता है। तो ऐसा एक पत्र भी आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते ही हैं, और तो उसमें एक समुच्चय बोधक होता है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन जो कनेक्ट करे। तो और हो गया पहला में, दूसरे में हो गया की, तीसरे में हो गया तो, और चौथे में हो गया जो, और पांचवें में हो गया लेके। यानी तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, और यहाँ पर और हो गया समुच्चय बोधक। तब भी जब वह दिल्ली आते थे, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, यहाँ पर की समुच्चय बोधक है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यहाँ तो हो गया। और उनके मुख से संतावना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था, यहाँ पर जो हो गया किसी गहरे तपस्या से जन्मती है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते, यहाँ पर लेकिन हो गया। पाठ्येतर सक्रियता, फादर बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उस कोश को देखिए, आपको लाइब्रेरी में मिल सकता है या और कहीं से आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। फादर बुल्के की इस तरह की फादर बुल्के की तरह ऐसी अनेक विभूतियाँ हुई जिनका जन्मभूमि अन्यत्र थी, यानी वो हिंदुस्तान से बाहर जन्मे, लेकिन कर्मभूमि के रूप में उन्होंने भारत को चुना। इसमें मदर टेरेसा हैं, एनी बेसेंट हैं, और सिस्टर निवेदिता हैं। कई ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे जो हिंदुस्तान में नहीं जन्मे। वो मूलतः हिंदुस्तानी नहीं थे, लेकिन आकर के उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में अपना ताउम्र जीवन व्यतीत किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी में इस तरह से रच बस गए कि हिंदुस्तान की चर्चा हो और उनकी चर्चा न हो, हिंदुस्तान की वो चर्चा अधूरी रहेगी। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप पता करके लिख सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया, उनके बारे में पता लगा। ये बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे देश के जो नासा के लिए काम करते रहे, जैसे कल्पना चावला थी। उनका हिंदुस्तान में जन्म हुआ, लेकिन काम उन्होंने नासा के जरिए किया। और भी ऐसे कई साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, या अलग अलग फील्ड के लोग भी मिल जाएंगे जो मूलतः हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन्होंने किसी और देश में रहते हुए वहाँ के लिए काम किया। एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर अपने विचार, क्या ये जायज़ है कि आप पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करें और सब कुछ, और अंततः आप दूसरे देश में जाएं और वहाँ सेटल हो जाएं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जब देश की सेवा करने की बात आती है और सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है तो अमेरिका निकल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया निकल लेते हैं, लंदन निकल लेते हैं, और फिर वहीं जाके बस जाते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप लिख सकते हैं। और अंततः ये पाठ हम लोगों ने इस पूरे चर्चा के दौरान पूरा कर लिया। उम्मीद है आप इस पाठ के भी क्वेश्चन आंसर फेयर कर लेंगे और यहाँ तक आपके फेयर नोटबुक्स अपडेट कर लेंगे। फिर आई थिंक आपके एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट वीक में, और उसके पहले संभवतः एक क्लास अगर हम लोग को मिलेगा तो उसमें मॉडल क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और क्या लेवल रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उस दिन हम लोग संभवतः ट्यूसडे के नेक्स्ट जो क्लास हम लोग को ट्यूसडे को मिलेगा तो ये काम कर लेंगे। तब तक आप अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और कहीं भी किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, किसी भी टॉपिक को लेकर के कन्फ्यूजन हो या कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आ रहा हो, छूट रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।